चलिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस होगा इस वीडियो के अंदर। देखिए करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो इन लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल का यूज करके सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले तो नजर डालते हैं चारों इक्वेशंस के ऊपर, चारों क्वेश्चंस के ऊपर। पहले क्वेश्चन के अंदर 3 लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं, 3 इक्वेशंस 3 अननोन वेरिएबल्स है, फिर 3 इक्वेशन 3 अननोन वेरिएबल। अब सबके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा देखो, फर्स्ट और सेकंड तो मान लेते हैं कि थोड़ा सा सेम है, तो अगर पहला बता दूंगा तो सेकंड वाला आप कर लेंगे, लेकिन थर्ड और फोर्थ तो मुझे डिस्कस करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं तो आपको पता है, तो मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, कैलकुलेशंस वगैरह नहीं बताऊंगा, मैं बस सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो बता दूंगा। कैलकुलेशन आप लोग खुद करना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो जब भी आपको इस तरीके से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल का यूज करके, तब समझ लेना सबसे पहली बात क्या है कि कांस्टेंट सारे के सारे राइट हैंड साइड में चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी दे रखे हैं, यहाँ पर भी ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले डी निकालना है। तो डी क्या होगा, डिटरमिनेंट। डी के अंदर क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट फर्स्ट रो के अंदर, तो 1 1 1, फिर इसके कोएफिशिएंट, अब इसके कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे, 1 -1 1। ठीक है, 1 -1 1। फिर इसके बाद में नेक्स्ट 1 2 -1 1 2 -1। अब ये वैल्यू मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये खुद आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये 0 आती है तो फिर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये 0 आ रहा है इसका मतलब इन तीनों का एक सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। मतलब इस पूरी कायनात में एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू ही नहीं मिलेगी जो तीनों को सेटिस्फाई करेगी, अगर डी का वैल्यू 0 आता है। लेकिन अगर डी का वैल्यू 0 नहीं आता है तो आगे आप लोग बढ़ जाएंगे। तो डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। डी एक्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करना है कांस्टेंट से। तो x के कोएफिशिएंट क्या है, मतलब फर्स्ट कॉलम रिप्लेस होगा कांस्टेंट से। तो 6 2 2, सारे x के कोएफिशिएंट रिप्लेस हो गए कांस्टेंट से, बाकी कॉलम्स को एज इट इज रखिए, 1 -1 2 1 1 -1। ठीक है। फिर dy निकालना है। तो dy कैसे निकाला जाएगा, y के कोएफिशिएंट रिप्लेस होंगे कांस्टेंट से, तो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम रिमेन एज इट इज, लेकिन सेकंड कॉलम रिप्लेस होगा किससे, सेकंड कॉलम रिप्लेस होगा कांस्टेंट से, दैट इज माइनस, कहां गए कांस्टेंट, ये यहां पर है, 6 2 एंड 2। फिर डी जेड की बारी आएगी। डी जेड कैसे निकाला जाएगा, तो जेड के कोएफिशिएंट रिप्लेस होंगे कांस्टेंट से, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम विल रिमेन एज इट इज, दैट इज 1 1 1 1 -1 2, एंड थर्ड कॉलम विल बी 6 2 2। ठीक है। तो बेटा मिल गए सारे के सारे, कैलकुलेशंस कर लेना, और एक बार सबके वैल्यूज मिल गए, फिर क्या, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, dx को d से डिवाइड करो, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, dy बाई डी, z का वैल्यू कैसे निकालेंगे, dz बाई डी। समझ में आई बात। तो बेटा ये तो पहले का सॉल्यूशन आप लोग निकाल लेंगे। सेम तरीके से दूसरा भी है, ठीक है ना। तो दूसरे में क्या होगा, 1 1 -2 2 1 -3। अब आप लोगों को समझ में आ गया। मैं बात करूंगा तीसरे की। अब तीसरे की क्यों मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा इक्वेशन की तरफ देखिए तो आपको समझ में आएगा क्यों बात करनी जरूरी है। देखिए पहले दो इक्वेशन के अंदर x y एंड z तीनों भी वेरिएबल तीनों इक्वेशन के अंदर मौजूद थे, लेकिन यहां पर क्या गड़बड़ हो रखी है, देखिए x प्लस जेड इज इक्वल टू 1 ये फर्स्ट इक्वेशन है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 1 ये सेकंड है, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अभी बेटा यहां पर क्या गड़बड़ हो रही है पता है आपको, जब आप इक्वेशंस लिखते हो तब यहां पर कौन नहीं है, y वेरिएबल एब्सेंट है, यहां पर कौन सा वेरिएबल नहीं, x वेरिएबल नहीं, और यहां पर कौन सा नहीं है, z नहीं है। तो जब आप d लिखेंगे, d वाला डिटरमिनेंट निकालेंगे आप, तो आपको क्या करना है, जो भी कोएफिशिएंट एब्सेंट है उसका, जो भी वेरिएबल एब्सेंट है उसका कोएफिशिएंट 0 लेना है। क्यों, क्योंकि आप इस इक्वेशन को कैसा लिख सकते हो, x कौन सा कोएफिशिएंट नहीं है, सॉरी कौन सा वेरिएबल नहीं, y नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट 0 लेके आप उसको लिख सकते हो ऐसे। तो इस इक्वेशन को जो वेरिएबल एब्सेंट है उसका कोएफिशिएंट 0 देके लिख दो। यहां पर कौन एब्सेंट है, x एब्सेंट है, तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 लिख दो, और यहां पर x प्लस वाई प्लस 0 इंटू जेड लिख दो इज इक्वल टू 4। समझ में आई बात। और एक बार ये लिख दिया, अब आपको कोई नहीं रोक सकता x y z की वैल्यू निकालने से। तो d वाला डिटरमिनेंट कैसे आएगा, 1 0 1 1 0 1, ये क्या आएगा 0 1 1 1 1 0, और फिर तो आपको पता ही है आगे का सीन, dx निकालना है कैसे, x के
एक्स के कोएफिशिएंट का कॉलम रिप्लेस करो कांस्टेंट से, 1 1 4, बाकियों को एज इट इज रखिए। एंड सेम तरीके से डी वाई टी जेड निकालिए और फिर फॉर्मूला यूज कीजिए एक्स वाई जेड का, एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई डी। समझ में आई बात? तो इस थर्ड वाले एग्जाम्पल में मुझे यही बताना था कि अगर 3 अननोन वेरिएबल में दिया गया इक्वेशन है, ठीक है, और उसमें अगर कोई वेरिएबल एब्सेंट होता है तो उसकी जगह पर 0 लेना है, जैसे यहां पर ले रखा है हमने। अब लास्ट वाला एग्जांपल देखना है। अब बेटा जनरली क्या होता है जब आपके लीनियर इक्वेशन दिए जाते हैं, बेसिकली आपके लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल के टाइप है, और आपको पता है कि पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये क्या दे रखा है अंशन, यहाँ पर तो सारे वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिए, मतलब उनका पावर तो, उनको अगर न्यूमरेटर में ले आएंगे तो पावर तो नेगेटिव बन जाएगा, मतलब ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं हो रहे, पॉलिनोमियल ही नहीं बन रहा, तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो जल्दबाजी नहीं करनी है, सोचना है। क्या सोचना है बेटा? देखिए, हाँ, तो क्या सोचना है? सबसे पहले इक्वेशन देखिए, -2/x है, -1/y है, -3/z है इज इक्वल टू 3। दूसरा इक्वेशन देखिए, 2/x -3/y प्लस 1/z इज इक्वल टू, क्या है ये? 3 है ना, -13 है, मैं उसको प्लस समझ रहा हूँ, तभी मुझे लगा ही अगर प्लस होता तो लिखने की क्या जरूरत थी प्लस। लास्ट है 2/x -3/z इज इक्वल टू -11। अब बेटा देखना इस इक्वेशन को, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो उसको तो न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। तो देखो करना क्या होता है ना, आप तीनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए, 1/x 1/y 1/z है। देखिए ये जो -2/x दिया है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो? -2 इंटू 1/x। इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि -2/x को लिखा जाता है -2 इंटू 1/x से। तो इस 1/x की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ कुछ और। सिमिलर वे से 1/y और 1/z की जगह मेरा सब्स्टिट्यूशन आएगा। तो मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं, पुट 1/x इज इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू q, 1/z इज इक्वल टू r। तो 1/x 1/y और 1/z की जगह मैंने ये नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिए। तो दिया गया इक्वेशन कैसे बनेगा? -2/x को मैं क्या लिखूंगा? -2p। इसको मैं क्या लिखूंगा? -q। इसको मैं क्या लिखूंगा? -3r इज इक्वल टू 3। अब ये दिख रहा है वेरिएबल, वेरिएबल आ गए न्यूमरेटर में। चलिए आगे, इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा 2p। देखो बस ध्यान में रखना है 1/x क्या है, कोएफिशिएंट -3, 1/y की जगह आएगा -3q प्लस r इज इक्वल टू -13 इंप्लाइज 2p -3q इज इक्वल टू -11। ठीक है। अब बेटा, अब इनके लिए आपको क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है। अब थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाना है। तो हमें बेसिकली पी क्यू आर की वैल्यू अब निकालनी है, लेकिन जैसे पी क्यू आर की वैल्यू मिलती है तो ओरिजिनल इसके अंदर रखकर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो पी क्यू आर की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए सबसे पहले तो डिटरमिनेंट निकलेगा डी। कैसे? पी क्यू आर के कोएफिशिएंट्स -2 -1 -3, -2 -1 -3। ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन में पी क्यू आर के कोएफिशिएंट 2 -3 1। फिर थर्ड इक्वेशन में 2 -3 एंड 0। अब देखिए यहां पर r एब्सेंट है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, z था ना, तो बेसिकली यहाँ पर q एब्सेंट होना चाहिए। 2p मैं इसको कैसे लिखूंगा? देखिए यहाँ पर y वाला टर्म एब्सेंट है, तो 2p प्लस 0 इंटू क्यू लिखूंगा एंड -3r इज इक्वल टू -11। ठीक है। तो मतलब मेरे पास इधर क्या बन जाएगा? 2 0 -3। देखा आपने, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। x है z है, 1/x है 1/z है, 1/y एब्सेंट है, तो q का कोएफिशिएंट मैंने 0 लिख दिया क्योंकि 1/y q है। अब बेटा एक बार, अब यहां से आगे पता है आपको, अब हम लोग dx नहीं निकालेंगे, अब हम लोग dp निकालेंगे। dp समझ रहे हो ना? dp d सफिक्स p, जैसे पहले d सफिक्स x निकालते थे, d सफिक्स y, अब d सफिक्स p, d सफिक्स q, d सफिक्स r। और अगर मुझे dp d सफिक्स p निकालना है तो p के कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में उनकी जगह आएंगे कांस्टेंट्स। तो पहले कॉलम में क्या आएगा? 3 -13 -11 और बाकी के कॉलम एज इट इज। ठीक है। फिर निकालेंगे dq। अब dq निकालना है तो पहला कॉलम एज इट इज, q के कोएफिशिएंट रिप्लेस होंगे कांस्टेंट से, तो पहला कॉलम में एज इट इज लिख रहा हूं, और q के कोएफिशिएंट है 3 -13 -11। लास्ट
लास्ट एज इट इज -3 1 -3 एज इट इज। बात करेंगे डी आर की। अब डी आर कैसे निकालेंगे, तो आर के जो कोएफिशिएंट्स है उनको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। तो -2 2 2 -1 -3 0 और इसको रिप्लेस करेंगे 3 -13 -11 से। ठीक है बेटा, तो dp dq dr निकल गया। अब p का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको हटा देता हूं मैं। p का वैल्यू कैसे निकलेगा, dp बाई डी। p का वैल्यू कैसे निकालेंगे, dp बाई डी। p is nothing but what, dp by d। q is nothing but what, dq by d। and r is nothing but what, dr by d। तो जैसे आपको p q r के वैल्यूज मिल जाते हैं, जो भी कुछ मिलेंगे, मान लीजिए जो भी कुछ मिलते हैं एक्स वाई जेड नहीं, कुछ और बोलिए, जो भी मिलेंगे ABC, तो आप क्या करेंगे, जैसे p का वैल्यू मिलता है तो वो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि दिए गए इक्वेशन एक्स वाई जेड वेरिएबल में थे, तो हमारा काम है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, नॉट p q r का। हमने क्या किया था, इसको रेड्यूस किया था, क्योंकि ये ढंग से नहीं लिखा गया था, तो इसको पहले हमने ढंग से लिखा, रेड्यूस किया इसको लीनियर इक्वेशन में, ये था नहीं लीनियर, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हमने लीनियर बनाया पहले, फिर पी क्यू आर के वैल्यू आए, लेकिन पी क्या है 1/x है, तो पी का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और रेसिप्रोकल लेंगे तो एक्स का वैल्यू मिलेगा। फिर क्यू का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, जेड का वैल्यू, आर का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो रहेगा हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारा। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये कैसे टुच्चे से एग्जाम्पल है, ये थोड़ी ना जेई को पूछेंगे वगैरह वगैरह। देखो ये तो पूछे नहीं जाते, लेकिन ये स्टेप्स होती है ना। तो बेसिक वीक होना इसी को कहते हैं, जिनको ये सारी चीजें नहीं पता होती, तो इसलिए ये करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और वैसे भी डिटरमिनेंट सेपरेट टॉपिक भी तो है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है, तो मैं यहाँ पर रुकना पसंद करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आगे के क्वेश्चन उसके अंदर डिस्कस करेंगे। गुड बाय।